डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। आज पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, पर इस विश्वव्यापी संकट के दौर में हम कहीं भूखे ना रह जाएं, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहे हमारे देश के किसान भाई बहन। जी हाँ, वो जो भी मेहनत करते हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। संकट के शुरुआती दौर से ही अगर देखा जाए तो हर परिस्थिति ने हमारे देश के किसान भाइयों के हौसले को तोड़ने की, झंझोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की थी। जहां एक तरफ कुदरत ने जमकर बरसात करते हुए, ओलावृष्टि करते हुए उन पर अपना कहर बरपाया था, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल ने भी हमारे किसानों की नींद उड़ाकर रख दी। पर हमारे देश के किसानों का हौसला संकट से भी ज्यादा बड़ा था। उन्होंने देश के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ना ही उन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने टेके और ना ही किसी चीज से हार मानी। जी हाँ, तो ऐसे में हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उन तक समय समय पर कृषि आधारित जानकारियों को हम पहुंचाते रहें। और आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो विषय है सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे डॉक्टर प्रशांत कुमार, जो कि है वैज्ञानिक उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि इन दिनों सभी डॉक्टर्स हमें ये सलाह देते हैं कि प्रतिदिन हमें स्वस्थ रहने के लिए लगभग 400 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रह सकता है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ बना रह सकता है। और अब जब इस कोरोना काल में हमें स्वस्थ रहने की, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, तो देखा जा रहा है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कई जिलों में सब्जियों के पौध की नर्सरी तैयार ही नहीं है। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी किसान भाइयों को ये बताएं कि आखिर सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन का क्या महत्व है, इसका क्या लाभ है और ये कितना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। सब्जियों के उत्पादन में सब्जियों की नर्सरी तैयार करना एक बहुत बड़ी कला होती है। यदि हम एक अच्छा नर्सरी तैयार कर पाते हैं तब तो हम अच्छा सब्जी का उत्पादन कर पाते हैं, अन्यथा हम अच्छे सब्जी उत्पादक नहीं बन पाते। देखिए, सब्जियों के केस में बहुत सारी हमारी सब्जियां हैं जिनको हम नर्सरी में तैयार करके फिर उनका हम रोपाई करते हैं खेत में ले जा करके। जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है और अन्य भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं जिनकी नर्सरी हम एक बार डाल करके उन बीज का अच्छे से नर्सरी तैयार करके फिर हम उनकी रोपाई जो है ले जाके खेतों में करते हैं, तब तो हम अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इनके बीज इतने छोटे होते हैं, इतने महीन होते हैं कि यदि हम डायरेक्ट खेत में बुआई करें तो शायद हम वहाँ पे खेती करने में सफल नहीं हो सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि वो मार्केट से बीज ले आए और अपनी विधि से क्यारी बनाए और उसमें बीज डाल दिए, मिट्टी की गुड़ाई कर दी। कुछ बीज ऊपर रह गया, कुछ बीज नीचे रह गया। अधिक वर्षा हुई, जैसा कि हमारा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का महीना होता है जहाँ पे कि वर्षा खूब अधिक होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे समय में यदि हमारे किसान भाई सीधे इस प्रकार से अपनी विधि से बुआई बीज का करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कुछ तो हमारे बीज जो है जर्मिनेट नहीं होते, जर्मिनेशन नहीं होता, कुछ का जर्मिनेशन के बाद जो है मृत्यु हो जाता है, पौधे गल करके मर जाते हैं। इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि वो बरसात के सीजन में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक वो अच्छी प्रकार से वैज्ञानिक प्रकार से जो वैज्ञानिक विधि है उसका वो प्रयोग करें नर्सरी के उत्पादन में, तब तो जाकर के उनका पैसा बच पाएगा और अच्छा नर्सरी तैयार हो पाएगा। यदि अच्छी नर्सरी हमारी तैयार हो गई तब तो जाकर के हम कहीं अच्छा फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। देखिए, इसमें वैज्ञानिक तरीका क्या है। वैज्ञानिक तरीके में थोड़ा सा हमारे किसान भाई अपने तरीके से थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, वैज्ञानिक विधि में आ जाए। जैसे कि हम बताते हैं कि आप बेड बना करके ऊंचाई पे जो है नर्सरी डालिए,
हम कहते हैं कि आप प्रो ट्रे में नर्सरी डालिए, नर्सरी को एक एक बीज करके जो है अच्छे से लाइन में बुआई करिए। तो ये विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जिनका कि इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई एक अच्छी नर्सरी का प्रबंधन कर सकते हैं, एक अच्छी नर्सरी जो है तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, नर्सरी प्रबंधन की बात हो रही है तो हमारे सभी किसान भाइयों को ये पता होना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर वो सब्जियों की जो नर्सरी है वो कितने प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया मैडम इसको भी, कि हमारे किसान भाई कितने प्रकार से नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी देखिए बरसात के सीज़न में कई प्रकार से तैयार करते हैं हमारे किसान भाई। हमारे किसान भाई कुछ प्रयास करें कि लो टनल में तैयार करें, हाई टनल में तैयार करें, पॉली हाउस में जो है ये तैयार करते हैं नर्सरी, तो बरसात के सीज़न में बिल्कुल सफल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर बड़े पैमाने पर यदि हम बात करते हैं तो हमारे किसान भाई अपने प्रयोग का, अपने जो है विधि का एक प्रयोग करते हैं, जो विधि समतल विधि होती है। समतल विधि में यदि हमारे किसान भाई नर्सरी डालते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो अपने ऐसे ही खेत में क्यारी बना करके बीज को डाल दिए और वो जर्मिनेशन करा करके नर्सरी तैयार करते हैं। ये बड़े पैमाने पे हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा विधि जो पिछले चर्चा में हमने किया कि बेड, जो वैज्ञानिक विधि है, बेड तैयार करके हमारे किसान भाई जो है नर्सरी तैयार करें। यदि बेड का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े सफल होते हैं, वहाँ पे पानी भी कम लगता है और नर्सरी भी अच्छी होती है। इसके बाद तीसरा जो विधि है प्रो ट्रे की, हमने जो बात किया, ये प्रो ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे नर्सरी को अच्छा और करने में, क्योंकि इसमें एक एक बीज करके जो है हम नर्सरी डालते हैं, तैयार करते हैं। तो ये दो तीन तरीके जो ऐसे हमारे हैं जिससे कि हम अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बरसात के सीजन में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने में हमारे किसान भाई पॉली हाउस में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लो टनल में भी तैयार कर सकते हैं, हाई टनल में भी तैयार कर सकते हैं। और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो हमारी इन विधियों का प्रयोग करें, जो हमारा की बेड विधि है, जिसमें कि हम ऊंची उठी हुई बेड पे जो है हम जो है तैयार करते हैं, बेड तैयार करते हैं और उस बेड पे नर्सरी डालते हैं, या फिर हम प्रो ट्रे में जो है नर्सरी डाल के पौधा तैयार करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा में ऊपर उठी हुई क्यारियों यानी रेज्ड बेड और प्रो ट्रे का जिक्र किया है, तो आखिर ये है क्या, ये भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न आपने किया। देखिए, ऊंचा उठा हुआ क्यारी या ऊंचा उठा हुआ बेड या रेज बेड एक विशेष प्रकार का बेड है जिसकी जो है ऊंचाई ज़मीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, जिसका चौड़ाई बेड का 1 मीटर होता है और लंबाई हमारे किसान भाई 3 से 5 सेंटीमीटर आसानी से रख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार करने के लिए बेड का निर्माण करते हैं तो दो बेड के बीच में जो नाली होती है वो कम से कम 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी नाली होती है। ये नाली बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है उस समय जब हमारे किसान भाई जुलाई से लेकर के जो है अक्टूबर तक नर्सरी डालने का काम करते हैं। उसमें हैवी बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर जल भराव की कोई स्थिति नहीं बनती है और उस ऊँचे हुए जो बेड है उस ऊंचाई पे हमारा पौधा होता है और जो नाली होती है उससे जो है जितना भी बारिश होता है जल उससे निकलता रहता है। हमारे किसान भाइयों के लिए ये नाली वरदान सिद्ध होती है, जो कि पौधे को जल से तो रक्षा करता ही है। दूसरी एक अच्छी बात और होती है कि जब फसल में हमारी नर्सरी में खरपतवार आ जाता है तो हमारे किसान भाई इस नाली में बैठ करके बड़ी ही आसानी से जो है खरपतवार को जो है प्रबंध कर लेते हैं, खरपतवारों को उससे निकाल लेते हैं। और जब पौधा रोपण के लिए पौध निकालना होता है तब भी ये नाली बड़ी अच्छी होती है, आसानी से बैठ करके हमारे किसान भाई उस पर से बेड पर से पौधे को निकाल लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये समझा जाए कि सब्जियों के अच्छे उत्पादन के लिए ट्रे प्रणाली का जो इस्तेमाल है वो हमारे किसान भाइयों के लिए अधिक फायदेमंद है? देखिए मैडम, दूसरा जो आपने कहा कि प्रो ट्रे क्या होता है, ये प्रो ट्रे एक विशेष प्रकार का ट्रे होता है जिसमें जो है सांचे बने होते हैं और ये प्रो ट्रे में कम से कम 98 जो है सांचे होते हैं और इन सांचों में जो है हमारे किसान भाई एक एक करके जो है बीज की बुआई करते हैं। और इस प्रकार से यदि हम प्रो ट्रे में पौधा तैयार करते हैं तो 100% हम जो है सफल रहते हैं। हर एक पौधे के हर एक बीज का जमाव जो है हम देखते हैं, हर एक पौधे की रक्षा हम कर पाते हैं और हर एक पौधे को जो है एक उचित दूरी मिलती है कि इससे इसकी पौधे की दूरी निश्चित है, जिससे कि उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जब हम इस सांचे में बीज की बुआई करें तो उसके पहले जो है कोकोपीट एक आता है, कोकोपीट की भराई करके फिर बीज डाल के फिर ऊपर से थोड़ा सा कोकोपीट हम और डाल देते हैं। ये प्रो ट्रे इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा होता है कि जब हमारे किसान भाई किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पौधे को ले जाना होता है तो आसानी से जो है हम प्रो ट्रे उठा के पकड़ लिए और जिस स्थान पर नर्सरी तैयार की है वहाँ से हम जो है खेत तक आसानी के साथ इस प्रो ट्रे को हम ले जा सकते हैं। और इस प्रो ट्रे से तैयार किया हुआ पौधा 100% जो है सर्वाइव करता है, 100% लगने के चांसेस उसके होते हैं अकॉर्डिंग टू जो हम बेड्स पे या हम जो अपनी सामान्य किसान विधि हमारी जो है पौधा तैयार करने की। और इसमें जो हम पौधा तैयार करते हैं
उसमें खरपतवार की तो कोई संभावना ही नहीं होती है। यदि हमारे किसान भाई अपनी विधि का प्रयोग करते हैं या हम बेड पे तैयार करते हैं तो वहाँ पे तो खरपतवार के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम कोकोपीट में पौधे तैयार करते हैं तो एक भी प्रकार का खरपतवार यहाँ पे हम तैयार नहीं हो पाता है और उससे हमारी नर्सरी बिल्कुल सुरक्षित रहती है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी दो जो विधियाँ हैं, हमारी जो बेड वाली विधि है, ऊंची उठी हुई बेड वाली जो विधि है, रेज बेड की जो विधि है, और दूसरा ये जो प्रो ट्रे का जो प्रणाली है, ये हमारे सामान्य किसान के लिए भी बहुत अच्छी प्रणाली है। इसलिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि ये प्रो ट्रे का इस्तेमाल आप जरूर करिए। ये बहुत अच्छी नई तकनीक है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई, और जो है हमारा जो बेड का टेक्नोलॉजी है वो भी आप उसका भी प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि नर्सरी में पानी की उचित व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए क्या हमें भूमि के चुनाव पर भी ध्यान देना अधिक जरूरी है या इससे पहले कुछ विशेष प्रकार की तैयारियां भी की जानी चाहिए? देखिए, भूमि का चुनाव बड़ा मुख्य मुद्दा होता है हमारी नर्सरी के लिए। हमारी नर्सरी के लिए, अच्छे नर्सरी उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना चाहिए। यदि जल भराव की व्यवस्था होगी तो हमारे किसान भाइयों को हम ये बताना चाहेंगे, अपने किसान भाइयों को, कि वहाँ पे हमारी नर्सरी सफल नहीं होगा। हमारे पौधे जो है ज़्यादातर मर जाएंगे, चाहे वो आर्द्र गलन से चाहे मर जाएं, चाहे और अन्य भी बहुत सारे जो है डिजीज और जो है कीड़े मकोड़े आते हैं उससे मर जाएं। देखिए, ऐसी भूमि का चयन करिए जो अम्लीय भी ना हो, क्षारीय भी ना हो। लगभग 7.0 के आसपास पीएच मान वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी मिट्टी होती है नर्सरी उत्पादन के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए। देखिए, भूमि की तैयारी में विशेष प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि नर्सरी जहाँ पे तैयार करना हो, जिस भूमि में, जिस मिट्टी में, वहाँ पे जुताई जो है कई बार करनी चाहिए और मिट्टी बिल्कुल एकदम भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरी मिट्टी होने का मतलब है कि हमारा 100% जो है जर्मिनेशन हम वहाँ पे प्राप्त करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी जर्मिनेशन वहाँ पे बीज का अच्छा होता है। अच्छी जर्मिनेशन के लिए भुरभुरी मिट्टी होना आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, तो भूमि के चयन की भी बात हो गई और अब हमारे किसान भाइयों के मन में जो अगला सवाल उठ रहा होगा वो ये कि आखिर वो सब्जियों के बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हमारे किसान भाई सब्जी का बीज तो बड़े ही अच्छे स्थान से, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हो गया या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, या आसपास में हमारे जो है बीज वाले जो हमारे विक्रेता महोदय हैं, उन विक्रेताओं से ही प्राप्त करें जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का सीड जो है, अच्छी प्रजातियों का सीड आता है। यदि अच्छी प्रकार का सीड, अच्छी प्रजाति का सीड अच्छे संस्थानों से, अच्छे माध्यमों से हमारे किसान भाई प्राप्त करते हैं, तब तो उनमें जर्मिनेशन भी गुणवत्ता युक्त प्राप्त करते हैं, पौधे भी अच्छे प्राप्त करते हैं, फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। आपके आसपास में ये जो संस्थाएं हैं उनसे आप लीजिए, नहीं तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में जो स्थित है वो सब्जी के बीज पे भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, वहाँ से भी आप सब्जियों का बीज प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है, आप जो है वहाँ से सब्जियों का बीज प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन संस्थाओं से बीज को प्राप्त करते हैं तो ये प्रमाणित संस्थाएं हैं, भारत सरकार की संस्थाएं हैं, जहां से कि जो बीज दिया जाएगा, जिस प्रजाति का दिया जाएगा उसी प्रजाति का होगा। इसलिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप इस प्रकार की भारत सरकार की संस्थाओं से यदि बीज प्राप्त करते हो तो आप अपने उद्देश्य में सफल होते हो। डॉक्टर साहब, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि बीजों के उपचार के दौरान और खासकर बुआई करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, बीज उपचार को लेकर के हमारे किसान भाई बड़े अवेयर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, जागरूक रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीज उपचार के बिना यदि हम बीज की बुआई कर देते हैं तो बहुत सारे रोग जो है, व्याधियाँ आने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे आर्द्र गलन जैसे रोग। इस प्रकार की समस्या का जो है जन्म बिना उपचारित बीज में ज़्यादा आता है। किसान भाइयों, देखिए क्या है कि बीज की बुआई से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप जो है बीज में आप ट्राइकोडर्मा, यदि आपके पास है तो ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, नहीं बाविस्टीन ले लीजिए, थायरम ले लीजिए, कैप्टान ले लीजिए। इस प्रकार की दवाओं का या फिर मैंकोजेब कार्बेंडाजिम को लेकर के कम से कम 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज में हल्का सा पानी का पुट मार करके फिर इस दवा को उस पर गिरा करके, फैला करके, अच्छे से मिक्स करके, मिला करके फिर छाये में करीब 1 घंटे के लिए जो है आप उसको फैला दीजिए, जिससे कि अच्छे से यह जो है दवा उस बीज में चिपक जाए, उस बीज में लग जाए। जैसे हमने बताया पहले ही आपको कि बेड पे हमें बुआई करनी है, तो बेड पे हमें पहले लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद अपनी चुटकी से जो है, क्योंकि ये बीज बड़े छोटे होते हैं, चाहे टमाटर के हों, बैगन के हों, मिर्ची के हों या शिमला मिर्च या जो भी मतलब गोभी वर्गीय फसलें हैं, बड़े छोटे बीज होते हैं, बड़े स्मॉल सीड्स होते हैं, तो आप इनको चिटकी से पकड़ करके ऐसा प्रयास करिए कि एक बीज से दूसरे बीज के बीच में कुछ दूरी हो, कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी कम से कम बनी रहे। यदि इस प्रकार से आप 1-2 सेंटीमीटर की दूरी पे जब बीज को गिराते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि हमारे पौधे आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, और इस प्रकार से बुआई किया गया बीज से जो पौधा तैयार होता है बड़ा ही स्वस्थ पौधा तैयार होता है।
देखिए, बीज की बुआई के तुरंत बाद, जैसे कि मैंने बताया है शायद पहले ही, कि आप जो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट से जो है उसकी ढकाई ऊपर से कर दीजिए। सर, जैसा कि जो सब्जियों की नर्सरी है वो ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है और अब हम बरसात से शीतकालीन ऋतु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे किसान भाइयों को नर्सरी में सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में भी कुछ जानकारी दें। कि नर्सरी में सिंचाई हमारे किसान भाई कैसे करें। देखिए किसान भाइयों, अमूमन जो जुलाई से अक्टूबर का महीना होता है बारिश वाला महीना होता है और बीच बीच में बारिश होती ही रहती है। लेकिन यदि वर्षा नहीं होती है और आपको नर्सरी का बीज जो है बोना है, नर्सरी तैयार करना है, ऐसी स्थिति में हम किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि बीज की बुआई के बाद जो है आप हजारे से सिंचाई करिए पानी की, या फिर बीज के जमाव के बाद भी आप हजारे से ही पानी की सिंचाई करिए, पानी डालिए जो है पौधों पे, जिससे कि आपका पौधा कमज़ोर न हो, आपका पौधा मरे न। क्योंकि बारिश का महीना होता है, आप देखते हैं कि बीच बीच में हैवी बारिश कभी कभी हो गया, तो जब आप हजारे से हल्का पानी दिए रहेंगे तो वो बारिश भी होगा तो पौधे का कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा है कि मैक्सिमम हमारे किसान भाई जो है पानी काट के लगाते हैं, फ्लड करते हैं, प्रवाह विधि से सिंचाई करते हैं। प्रवाह विधि से यदि आपने सिंचाई कर दिया और पता चला कि उसी दिन अचानक हैवी बारिश हो गया, अधिक तीव्र गति से बारिश हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पौधे की गलने की, मरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि आप जो है किसी भी स्थिति में आप हजारे से ही नर्सरी की सिंचाई करिए, तब जाकर के आप अच्छे पौधे प्राप्त कर सकते हो। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप बार बार सिंचाई करते हो, अधिक पानी का इस्तेमाल करते हो नर्सरी में, तो आपकी नर्सरी में पौधे जो है पतले और लंबे हो जाते हैं, कमज़ोर से हो जाते हैं। इसलिए बीच में आप समय देखिए और पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो पौधे को तभी दीजिए। बीच में कुछ समय के लिए सिंचाई जो है बंद करिए, रोक दीजिए थोड़े समय के लिए, जिससे कि आपका पौधा जो है नर्सरी में थोड़ा सा बौना और थोड़ा सा मोटा हो जाए। दूसरी बात मैडम जो आपने किया कि खरपतवार प्रबंधन, ये सच बात है कि खरपतवार की समस्या खरीफ ऋतु में जो हमारी तैयार की जाती है नर्सरी, उसमें बहुत बृहद तरीके से आता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हम जिन फसलों की नर्सरी तैयार करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आता है। हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में आप जो है बीज की बुआई के 48 घंटे के अंदर ही आप जो है पेंडिमेथिलीन या स्टाम्प नामक दवा 3 से 4 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके बढ़िया से अच्छे से जो है बेड पे स्प्रे कर दीजिए। और यदि आप ये स्प्रे कर देते हैं स्टाम्प का या पेंडिमेथिलीन का, तो बेड पे एक लेयर, एक परत बन जाता है जो कि खरपतवार के अंकुरण को रोक देता है। इस प्रकार से खरपतवार जो है आपकी नर्सरी में नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये कैसे जानेंगे कि जो पौध है वो रोपने के योग्य हो गया है, और तैयार पौध की आखिर रोपाई कैसे की जाए? देखिए, जब हमारी नर्सरी में पौध को जो हम देखते हैं उसकी लंबाई लगभग 8 से 10-12 सेंटीमीटर का हो जाए, या फिर उसमें 4 से 5 पत्तियां, 6 पत्तियां उसमें निकल आएँ, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी अब जो है नर्सरी तैयार है। हमारे पौधे बिल्कुल तैयार हैं, जिनकी की रोपाई हम ले जा करके अब हमको खेत में करनी है। इस प्रकार से नर्सरी में इस आकार और पत्तियों वाले जितनी की 4-6 पत्तियाँ हो जाएँ तो हम समझ लेते हैं कि हमको अब रोपना है। देखिए, इस प्रकार से तैयार पौधों को हमें बिल्कुल तैयार खेत में, पहले से हम अपनी खेत की तैयारी किए होते हैं, तैयार खेत में इन पौधों को बिल्कुल लाइन से लगाना चाहिए। जो हर अलग अलग सब्जी का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है ट्रांसप्लांटिंग खेत में करना चाहिए। यदि हम बहुत घना जो है सब्जी की रोपाई कर देंगे खेत में, तो पता चला कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पहले तो नंबर ऑफ प्लांट्स हमें बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, ज़्यादा नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा ये होता है उसमें कि यदि हम ज़्यादा घना कर देंगे, ज़्यादा डेंस कर देंगे, तो नीचे जो है पता चला कि धूप नहीं जा रहा है, प्रकाश नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फूल फल लगने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए अपने किसान भाइयों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप फसल की रोपाई करिए, सब्जी के पौधों की रोपाई करिए, तो एक उचित दूरी पे करिए। जिस प्रकार से वैज्ञानिक विधि बताई गई है कि आप यदि लगा रहे हो, टमाटर में इंडिटरमिनेट प्रजातियां हैं, तो उसको 90x90 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है, तो वैसे ही लगाना है। पौधों में कीटों और रोगों की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे और हमारे किसान भाई बहन भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर उन पौधों को रोगों और कीटों से सुरक्षित कैसे रखा जाए। रोग भी काफ़ी जो है आते हैं हमारी नर्सरियों में, कीट भी काफ़ी जो है प्रभाव दिखाते हैं नर्सरियों में पौधों पे के ऊपर। तो देखिए, हमारे नर्सरी में विशेष करके जो है डैम्पिंग ऑफ लगता है, आर्द्र गलन बहुत ज़्यादा लगता है। तो यदि हमने पहले ही आपसे चर्चा की थी कि यदि हम बीज को उपचारित करके बुआई करते हैं तो इन समस्या से थोड़ा सा हम निजात पा देते हैं। लेकिन फिर भी यदि रोग हमारी नर्सरी में आ रहा है तो हम ये प्रयास करें कि 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, चाहे जैसे हमारे पास कैप्टान है, थीरम है, या फिर कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब है, तो इसका जो है घोल बना करके हम पौधे के ऊपर तो छिड़काव करें ही, हम ड्रेंचिंग करें। पौधे से ऊपर से लेकर के मिट्टी के अंदर तक
थोड़ा सा हम 2-5 सेंटीमीटर अंदर तक जो हम ऐसा छिड़काव करें कि पौधे पूरा अच्छे से नहा लें उस पानी से, जो है उस जो है उपचारित जल से, शोधित जल से, और जो है हमारी मिट्टी भी उस जल से जो है थोड़ी सी तृप्त हो जाए, जिससे कि हम इस प्रकार के रोगों से जो है विशेष करके अपनी फसल को, अपनी नर्सरी को सुरक्षित रख पाएँ। देखिए नर्सरी में इन रोगों के साथ साथ, जैसे अभी हम नर्सरी की बात करेंगे प्याज में भी ये रोग आता है। यदि प्याज में इस प्रकार का रोग आ रहा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है छिड़काव करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके बढ़िया से अच्छे से आप ड्रेंजिंग करिए, ऊपर से छिड़काव, पौधे के ऊपर से लेकर के मिट्टी तक में छिड़काव करिए, बिल्कुल अच्छे से हमारी नर्सरी सुरक्षित पाई जाती है। इसी के साथ साथ कुछ जो है रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं, कुछ जो है पत्ती काटने वाले कीड़े लगते हैं, तो इसके लिए एक दो दवाएँ बड़ी अच्छी हैं। यदि हम इमिडाक्लोप्रिड की बात करेंगे तो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड का 1 से 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप अच्छे से छिड़काव पौधे पे कर दीजिए, तो इस प्रकार के कीट से हम पौधों को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि थोड़ी सी जो है आप प्रयास करो कि आप रोग के लिए जो आपके खेत में लग रहा है, जैसे कि विशेष करके मैंने बताया ही कि यदि वो रोग लग रहा है, आर्द्र गलन जैसा रोग है, विशेष करके यही रोग आता है, तो उसके लिए आप कैप्टान, धीरम या रेडोमिल का इस्तेमाल करो। यदि दूसरी जो कीट लग रहे हैं तो कीटों के लिए आप हो सके तो इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन जैसे दवाओं का प्रयोग करके अपनी नर्सरी को आप कीट पतंगों से सुरक्षित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो आप बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं, और इस कोरोना काल में ये जानना भी सभी के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि सब्जियों की नर्सरी तैयार कर उसे बेचकर हमारे सभी प्रवासी श्रमिक और हमारे किसान भाई अच्छा खासा रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए हमारे प्रवासी श्रमिक और हमारे किसान भाई इस नर्सरी के माध्यम से बड़ा अच्छा खासा जो है व्यापार या फिर एक बिजनेस या एक रोजगार जो है प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरी देखिए बहुत अधिक समय का नहीं होता है मैडम, जैसा आपने कहा, बहुत सही प्रश्न किया। नर्सरी बहुत कम समय का फसल होता है, बहुत कम समय का जो है बिजनेस होता है, बहुत कम समय का रोजगार होता है। आप जो है 1 से 1.5 महीने में नर्सरी तैयार करके आप आसानी से उसको मार्केट में बेच करके अच्छा रुपया जो है आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो कि नर्सरी तैयार नहीं कर पाते हैं, जिनकी नर्सरियां नष्ट हो जाती हैं। वो हमारे किसान भाई जो है बाजार से या फिर दूसरे से नर्सरी खरीद करके उसको जो है लगाते हैं। और हमने प्याज के केस में देखा है, रबी में, खरीफ में, सभी दोनों सीजनों में हमने देखा है कि ज़्यादातर किसान भाई प्याज की नर्सरी खरीद करके ही जो है लगाते हैं, प्याज की खेती करते हैं। तो जो हमारे श्रमिक भाई, जो प्रवासी श्रमिक भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, यदि चाहें तो हमारे टमाटर, बैगन, मिर्ची, प्याज की, गोभी की नर्सरी जो है तैयार करके कम समय अवधि में आराम से उसको मार्केट में बेच करके अच्छा रोजगार, अच्छा जो है धनार्जन कर सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ ऐसे सुझाव जो आप अपनी तरफ से हमारे किसान भाइयों को देना चाहें। देखिए चलते चलते हम किसान भाइयों को ये बिल्कुल जो है ये हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप जब भी कभी जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नर्सरी डालिए तो बेड पे ही डालिए, बीज को बिल्कुल लाइन में ही डालिए, एक एक करके बीज की बुआई करिए, बीज को शोधित करके ही बुआई करिए। और एक विशेष बात और बताना चाहेंगे कि जैसे आप अपने परिवार में नवजात शिशु की देखभाल करते हैं, छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, उस प्रकार से प्रतिदिन अपने बेड पे, अपनी नर्सरी में पड़े हुए बीज को, पौधे को भी आप देखो, आप ध्यान दो, तब तो आप एक अच्छी नर्सरी तैयार कर पाओगे, तब तो आप जो है एक अच्छी फसल प्राप्त कर पाओगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि दर्शन के अंक में हमने ये जाना कि सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन कितना जरूरी है, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। डॉक्टर साहब, ये तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद मैडम। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में तमाम जानकारियों के साथ फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाना। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए
शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।